हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अपन पढ़ रहे थे, कैपिटल बजटिंग जिसे कहते हैं। उसके अंदर हमने कैश फ्लो जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं उसके बारे में बात की थी। अब हम उसके आगे का पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। देखो, दो दो चीजें हैं। एक तो अपन यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये जो चीज़ है ये समझने के लिए, ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में एक रीडिंग भी होगी जिसके अंदर अपन जो अपने नोट्स हैं, जो नोट्स आपके ऐप के अंदर जैसे जैसे कोर्स पूरा होगा, मतलब चैप्टर पूरा होगा, वैसे वैसे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद में अपन ये इससे भी जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको पूरा अच्छे से तैयार करना होगा। तो यहाँ पर भी नोट्स भी आप देख सकते हैं कि हाईलाइट कर रखे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपन अगर अच्छे से समझ रखे होंगे तो अपन इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो होती है वो थ्योरी होती है, तो अपन उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब अपना ये पार्ट हो जाएगा समझने वाला, तो उसके बाद हम इसमें से जो है वो एक बार रीडिंग कर लेंगे। स्टेट्स में ऐसा जो है वो कंप्लीट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो शॉर्ट नोट्स है उसी से आपका काम चल जाएगा। और बाकी अकाउंट और एफएम के अंदर जो आपके हर चैप्टर के बाद में इस तरीके का नोट्स से एक बार स्टडी कर लेंगे, ताकि और अच्छे से हो जाए। ये हो गया अपना पार्टनर से। देखिए, सॉरी, इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे ना। एफएम क्लास नोट्स कहाँ है भाई? हम्म यहाँ तक हमने पढ़े थे कि किसके और किस तरीके से कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई कैश फ्लो को मेनली किन किन कैटेगरी में बांटते हैं। इनिशियल कैश फ्लो, जिसे हम कहते हैं कि जो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तब जो कैश फ्लो लगता है, उस कैश फ्लो को हम इनिशियल जो है वो कैश फ्लो कहते हैं। जैसे कि दुकान खोलने के लिए 5 लाख रुपए का टोटल सामान लगेगा, फर्नीचर वगैरह मिला के वो सारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल कैश फ्लो। ठीक है। इंटरिम कैश फ्लो जो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट होगा, जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा। जैसे 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो पहले साल के अंत पे कुछ कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, दूसरे साल में कुछ इनफ्लो आउटफ्लो, तीसरे में कुछ इनफ्लो आउटफ्लो, इस तरीके से 10वें तक का जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है वो कहाँ आ जाएगा? इंटरिम कैश फ्लो में आ जाएगा। टर्मिनल कैश फ्लो जो आएगा आपका एट द एंड, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट के अंदर क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको मिलती है। जैसे कि उसमें जो भी मशीन वगैरह है वो उनको बेच के आपको कुछ पैसा मिल सकता है। कई बार हो सकता है कि पैसा देना भी पड़े। जैसे अपन ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिसमें से अपन जमीन से कुछ ऐसे जो है वो केमिकल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ केमिकल बना रहे हैं, जिस वजह से नीचे जो जमीन है वगैरह खराब हो जाती है। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हमें कुछ पैसा दे के उसको वापस सही करवाना होता है। तो इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। टर्मिनल का मतलब है कि अंत के अंदर जो भी आएगा। इसमें नॉर्मली ये भी होता है कि जैसे वर्किंग कैपिटल जो होती है वो लास्ट के अंदर क्या होती है? रिलीज हो जाती है। वर्किंग कैपिटल जो अपने को क्या हो जाती है? वापस उसकी रिसिप्ट हो जाती है कि भाई जब प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है तो उस केस के अंदर जो भी हमने वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे खर्चों के लिए जैसे 40-50 हज़ार हमने लगा रखे थे, तो वो वापस पैसा वापस मिल जाता है, जो कि हमने पहले बात की भी थी। क्लियर है? तो ये हो गया, इस तरीके से इनके ये जो है कैश फ्लो रिसीव होते हैं। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? अब यहाँ से ये जो है चैप्टर जो है वो मेन कोर चैप्टर जो है वो शुरू होता है यहाँ से, कि क्या क्या टेक्निक है जिनसे कैपिटल बजटिंग जो है वो टेक्निक्स। अब समझिएगा, जैसे एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि शुरुआत में 1 लाख रुपए लगेंगे, पहले साल के अंत में 20 हज़ार आएंगे, दूसरे साल के अंत में 30 हज़ार आएंगे, तीसरे साल के अंत में 30 हज़ार आएंगे, चौथे साल के अंत में 20 हज़ार आएंगे, पाँचवें साल के अंत में 50 हज़ार आएंगे। बताइए इस प्रोजेक्ट को हम करें या नहीं करें? तो नॉर्मली आम आदमी क्या कहेगा कि भाई देखो 1 लाख जा रहे हैं, टोटल जो पैसे आ रहे हैं उनका टोटल करोगे, टोटल मान लीजिए 1,20,000 आ रहे हैं, तो क्या कर लेते हैं। जबकि यहाँ एफएम ऐसा नहीं कहता। एफएम कहता रुको बस, 1 लाख रुपया अगर आप कहीं से लेके आओगे, सबसे पहले एफएम की एजम्पशन है कि पैसा अपना नहीं, पैसा जो है वो हम कहीं न कहीं से लेके आते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए लेके आएंगे इसके ऊपर कुछ ब्याज लगेगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो 20 हज़ार रुपये हम कमाएंगे पहले साल के अंत में,
वो और आज के जो पैसे हैं वो कंपेरेबल नहीं है। तो इन 20,000 की हमें क्या करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। मतलब समझिएगा कि जो सारे कैश फ्लो अलग अलग जगह पे पड़े, एक आज की डेट में पड़ा है, एक एक साल बाद पड़ा है, एक 2 साल बाद पड़ा, उनको सबको एक जगह लेके आओ। तो एक जगह हम क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब समझिएगा आज की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जैसे कि एक साल बाद 20,000 रुपये मिलेंगे। अब मान लीजिए 10% जो वो ब्याज लगता है, तो उस केस के अंदर हम देखेंगे यार 20,000 जो है एक साल बाद मिलता है, उसकी जगह कितना हो जाएगा, आज के वो 18,181 रुपये ही है। समझिएगा क्यों, क्योंकि अगर आज मुझे 18,181 मिलते और मान लीजिए 10% रेट है, तो उसके ऊपर 18,181 पर इंटरेस्ट मिला के मुझे 20,000 मिलते। तो कोई मुझे कहे एक साल बाद 20,000 या कहे आज की 18,181, दोनों सेम बात है। तो हम क्या करेंगे, सारों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आज के 1 लाख और एक साल बाद के 20,000 जो इनको एकदम कंपेयर नहीं कर सकते भाई। समझिएगा एक रेस है, 100 मीटर की रेस है, अगर सबको बराबर खड़ा करके रेस में दौड़ाएंगे या सबको 100 मीटर दौड़ाएंगे तब तो वो रेस होगी। अगर एक जो है वो 10 कदम आगे से दौड़ रहा है, एक 20 कदम आगे से दौड़ रहा है, फिर तो मतलब नहीं। तो सबको क्या करना होगा, बराबर लेके आना होगा। तो जो पैसा एक साल बाद पड़ा है, या जो पैसा 2 साल बाद पड़ा, या जो पैसा 3 साल बाद पड़ा, उन सब की हमें क्या करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, आज की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है यहाँ होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अलग हर टीचर की अलग अलग टेक्निक होती है। जो कई जो है वो क्या करते हैं कि भाई उनकी पिच में वेरिएशन आता है, जैसे कि बोलते वक्त कभी बहुत तेज बोलते हैं, कभी बहुत धीरे बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कई टीचर जो वो क्या करते हैं, जिनकी पिच जो वो क्या रहती है, प्लेन रहती है, कभी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अब ये जो पिच में जब वेरिएशन नहीं होता है, तो नॉर्मली ध्यान चूकने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि मेरे केस के अंदर है कि मैं ज़्यादा पिच में वेरिएशन कर नहीं पाता। रीज़न ये है कि जैसे सीए की शुरुआत में सीए की क्लासें ली थी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट बोलना रहता है, या फिर नेट की भी क्लास लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंटेंट बोलना रहता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा। या फिर कोई भी बड़े जैसे कोई भी एग्जाम की अगर हम क्लासेस लेंगे, तो उसके अंदर कंटेंट जो वो ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर फिर हम पिच के साथ खेलने का हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। कि भाई जैसे एक टीचर है जो कहता है उसने उसको मुक्का मारा, ओह उसको लगा डिशुम, इस तरीके से उसने कहा इस तरीके से नहीं होगा। एक जो है टीचर जो कहता है कि उसने उसको मुक्का मारा, उसको लगा, उसने कहा मेरे को लगा, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? तो जहाँ कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर पिच में वेरिएशन खत्म हो जाता है। तो वहां पर स्टूडेंट जो है उसको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई हाँ कंटेंट काफी सारा है, तो हमें मेरा ध्यान न चूके। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये करना है कि जब आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास ही देखें। अब खेलते वक्त जो है वो पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के वक्त जो है खेल के बारे में सोचते हैं, तो न पढ़ने में ध्यान रहता है न खेलने में ध्यान रहता है। अगर आप देखेंगे कि जो पढ़ने में होशियार होता है वो खेलने में भी अच्छा खासा होता है। तो मतलब जो एक फील्ड में बढ़िया वो दूसरे फील्ड में बढ़िया, वो तीसरे फील्ड में बढ़िया। जो एक में बेकार है वो दूसरे में बेकार है, वो तीसरे में बेकार है। रीजन क्या है कि आप इन द मोमेंट जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जैसे क्लास देख रहे हैं तो क्लास के अंदर ही है या नहीं है। तो यहाँ पर भाई मैं खुला कह रहा हूँ कि यहाँ आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई मैं ये सारी चीज़ें करके आपको बार बार आपका ध्यान खींचूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास के अंदर ध्यान रखें। समझ पा रहे हो बात? तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट आया है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि इस प्रोजेक्ट को करें या नहीं करें। तो सबसे पहली तो जो है वो एक बात तो हमने अभी तक सीखी कि हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें कैश फ्लो से मतलब है। एक मेथड ऐसा है, एक टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर हम प्रॉफिट जो उसको कंसिडर करते हैं, बाकी हर जगह हम क्या करते हैं, कैश फ्लो जो है उसको कंसिडर करते हैं। अब कैश फ्लो जो वो दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक तो नॉन डिस्काउंटेड और एक टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड। समझिएगा मैं एक एग्जांपल के लिए, जैसे एक प्रोजेक्ट है जिसको 1 लाख रुपए के अंदर लगाओगे, और वो पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पांचों सालों तक आपको क्या करेगा, 25,000।
25,000, 30,000, 35,000, 30,000 और 25,000। समझिएगा, एक ये प्रोजेक्ट है, जिसकी कैश फ्लो ये है, या फिर एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर एनपीवी आईआरआर जब इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल के अंदर एक दो इनके और जो वो एग्जांपल ले लेंगे। अब ये जो है, देखिए दो तरीके की टेक्निक है, एक ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड और एक टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, इनके अंदर जो है वो कैश फ्लो डिस्काउंटेड नहीं किए जाएंगे, या फिर जिसको कह सकते हैं कि हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। जबकि जो टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, उनके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो वो कैलकुलेट की जाती है। अब समझिएगा, पे बैक पीरियड नाम से, सॉरी, सॉरी, एक सेकेंड है ना, हाँ, पे बैक पीरियड नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा, हम ये तय करते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है वो कितने टाइम में हमें वापस मिल जाता है। पे बैक पीरियड, हमारा जो पैसा लगाया है वो हमें वापस कितने टाइम में मिल जाता है, ये पता करते हैं। नॉन डिस्काउंटेड है, मतलब कि कैश फ्लो जो वो डिस्काउंट किए बिना हम कैलकुलेशन करेंगे। समझिएगा, जैसे इस केस के अंदर बात करें कि आपने 0 ईयर के अंदर आज कितने लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, मतलब आपको वापस पैसा कितना रिकवर करना है, 1 लाख रुपए। पहले साल में आपको कितने मिले, 25,000, मतलब कि पहले साल के अंत तक आप कितने पैसे कवर कर चुके हो, 25,000 रुपये कवर कर चुके हो। दूसरे साल में कितने मिले आपको, 30,000, तो टोटल दूसरे साल के अंत तक कितने पैसे रिकवर कर चुके हो, 25 और 30, 55,000। तीसरे साल में आपको कितने मिल रहे हैं, 35,000, तो तीसरे साल के अंत तक कितने मिल गए, 60, 70, 80 और 90,000। चौथे साल में आपने कितने रिकवर किए, चौथे साल में कितने, 30,000, जबकि आपको टोटल रिकवर कितने करने थे, 1 लाख रुपए जो रिकवर करने थे। तो तीसरे साल तक आप कितने कर चुके हो, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आप टोटल 90,000 जो कवर कर चुके हो। अभी आपका रिमेनिंग पोर्शन कितना है, आपको और कितने रिकवर करने हैं, आपके जो पैसे लगे कि भाई ये धंधे मैं जितना लगाया जितना वापस कितना टाइम हो गया, मतलब कि मैंने जो इस धंधे में लगाए वो मेरे लगाए हुए पैसे कितने टाइम में वापस हो रहे हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट बचा आपका 10,000। समझ पा रहे बात कि भाई 10,000 रुपये और रिकवर करने। चौथे साल पूरे के अंदर आप कितना करोगे, 30,000 रुपये जो रिकवर करोगे। दूर लग गई ये लगता है नीचे, चौथे साल के अंदर पूरे के अंदर कितने रिकवर करोगे आप, 30,000, जबकि आपको रिकवर और कितने बचे, सिर्फ 10,000 रुपये रिकवर करना बचे। तो 30,000 आप क्या करोगे, कितने, अगर मंथ वाइज कैलकुलेट कर सकते हो, डे वाइज कैलकुलेट कर सकते हो, 30,000 आप 12 महीनों में रिकवर करोगे। इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 30,000 को रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 12 मंथ लगेंगे। तो 10,000 के लिए कितना समय लगेगा, तो आप क्या कहोगे, 10,000 के लिए कितना लगेगा, तो आप क्या कहोगे, 30,000 के लिए लगता है 12, तो 10,000 के लिए कितना लगेगा, 12 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 10,000।
तो ये हो गया 4 मंथ्स। ये आप सीधा ही समझ सकते हो कि भाई 30,000 कमाने, सॉरी 10,000 कमाने, पूरे साल में 30,000 कमाओगे तो 12 महीने, 4 महीने में 10,000, फिर 4 महीने में 10,000, फिर 4 महीने में 10,000। तो आपका पे बैक पीरियड जो अल्टीमेटली कितना रहा, आप कहोगे कि साहब हमारा जो पैसा लगाया गया है वो हमें कितने समय में मिल जाता है। पे बैक पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा कि 3 मंथ्स, सॉरी 3 इयर्स, 3 साल और 4 मंथ, 4 मंथ, ये आपका क्या हो जाएगा पे बैक पीरियड के इतने टाइम में हमने जो पैसा लगाया वो हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। समझ पा रहे बात। इसके बाद में सेकंड आता है आपका पे बैक रेसिप्रोकल। ये नॉर्मली कब काम आता है, जब आपका कैश फ्लो जो वो इवन होता है। मतलब कि किस तरीके का केस, जैसे कि भाई 0 ईयर के अंदर आपके 1 लाख लगे, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जैसे 6 साल जो है वो वापस आपको 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000, ये मान लीजिए उसकी रिकवरी। अब समझिएगा, देखो अगर पे बैक कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो कितना कैलकुलेट करते हैं। एक तो आप ये कहते हैं कि भाई पहले साल के अंत तक हो गए 25,000, दूसरे साल के अंत तक हो गए 50,000, तीसरे साल के अंत तक हो गए 75,000, चौथे साल के अंत तक हो गए 1 लाख रुपए। समझ पा रहे बात। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई आउटफ्लो कितना है, टोटल 1 लाख, और हर साल रिकवर कितने कर रहे हो, 25,000। तो आप क्या कहते हैं, 4 इयर्स इस केस के अंदर पे बैक पीरियड आपका हो जाता। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल कैश फ्लो जिसे कहो, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो एवरी ईयर। क्लियर है भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। आप खुद सोच के बताइए कि पे बैक पीरियड जो वो कम हो तो अच्छा है या ज्यादा हो तो अच्छा। सर पे बैक पीरियड का मतलब है कि हमारा लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में रिकवर होता है। एक धंधा है मान लीजिए जो 4 साल में हमारा लगाए सारा पैसा रिकवर करवाता है। एक धंधा है जो हमारा पैसा लगाया हुआ 2 साल में रिकवर करवाता है। एक धंधा है जो हमारा लगाया हुआ सारा पैसा 10 साल लगाता है रिकवर करने में। कौन सा अच्छा है, सीधी सी बात है, जो ज्यादा जल्दी पैसा रिकवर करके देगा वो आपके लिए फायदेमंद है। तो पे बैक पीरियड के अंदर हमेशा उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है जिसका पे बैक पीरियड कम होता है। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है कि उल्टा। ये क्या है, पे बैक रेसिप्रोकल मतलब पे बैक का उल्टा। पे बैक का उल्टा, तो पे बैक का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, पे बैक के अंदर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो एवरी ईयर करते हो, यहाँ क्या कर दोगे, कैश फ्लो एवरी ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर दोगे। यहाँ क्या कर दोगे, कैश फ्लो एवरी ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर दोगे। कैश फ्लो हर साल का कितना आता है, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये क्या हो जाएगा 0.25। पे बैक पीरियड जितना कम हो उतना बेहतर है, तो पे बैक रेसिप्रोकल जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। सर मतलब भाई पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला था उसको उल्टा किया है। तो पे बैक पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है, तो पे बैक रेसिप्रोकल क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। क्लियर है भाई, समझ गए ना, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद में है एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अभी सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल से इनको समझा रहा हूँ, फिर अपन इनकी थ्योरी पढ़ेंगे दिन के, जो भी इनके मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी आप सिर्फ इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो समझ रहे हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मेरिट्स और डीमेरिट्स जो वो समझ नहीं आएंगे। भाई आप किसी के साथ रहेंगे, कुछ समय गुजारेंगे, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या कहता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो है एक मेथड है जो क्या करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करता है।
कैश फ्लो को नहीं। क्लियर है? ये एफएम के रूल्स के अगेंस्ट है। इस वजह से एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम इसको वाहियात, खराब या बेकार मेथड मानता है। देखिए, कैश एफएम जो है वो हमेशा कहता है कि भाई आप अकाउंटिंग प्रॉफिट देखते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में वेल्थ जो है वो पैसों से बढ़ेगी भाई। अल्टीमेटली आपने प्रॉफिट कितना कमाया बुक में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि आपका कैश कितना गया था और कैश कितना आया है। जबकि अकाउंटिंग ये क्या कहता है, देखिए नॉर्मली अगर क्वेश्चन दे रखा होता है तो वो क्या कहता है कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 1 लाख रुपए जो है वो शुरुआत में लगेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है वो मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 जो है वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 70,000 है। इसको 60 कर देते हैं। ये इस प्रोजेक्ट से इतना प्रॉफिट होगा। डेप्रिसिएशन जो वो चार्ज बाय एसएलएम मेथड, और टैक्स की जो रेट है वो 30% है। अब समझिएगा फर्क कहाँ आ जाएगा, समझिएगा। बाकी जो भी मेथड है सारे एक्सेप्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो सारे क्या करेंगे, सबसे पहले से पहले तो वो क्या कहेंगे कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कि भाई डेप्रिसिएशन और टैक्स लगाने से पहले प्रॉफिट कितना कितना 1 2 3 4 5, जो कि दे रखा है 20 30 40 50 60। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 60,000। ये कहेंगे कि इसमें से सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को लेस करो। डेप्रिसिएशन क्या है? एसएलएम मेथड से। एसएलएम मेथड से 1 लाख रुपए लगाए, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो 5 साल में कितना है, हर साल कितने कितने का डेप्रिसिएशन जाएगा? 20,000 का, 20,000 का, 20,000 का, 20,000 का और 20,000 का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब सिर्फ टैक्स बचा है, कितना बचा? 0, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। क्लियर है? अब इसमें क्या हो जाएगा, लेस टैक्स की टैक्स लेस करो, वो भी किस रेट से? 30% से। 30% से लेस करें, यहाँ तो प्रॉफिट कुछ है नहीं तो टैक्स भी कुछ लगेगा नहीं। 10,000 का 30% 3,000, 6,000, 9,000 और 12,000। ये हो गया 0, ये हो गया 7,000, ये हो गया आपका 14,000, ये हो गया आपका 21,000, 21,000, और ये हो गया आपका 28,000।
क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ पा रहे बात? ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो है वो सारा खेल होगा, समझिएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में आपने कभी ऐसा देखा कि लास्ट में डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या? अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया गया रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग में तो यही होता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तो वो क्या कहेगा कि एवरेज आप कितना कमाते हो? 0, 7,000 प्लस 14,000 प्लस 21,000 प्लस 28,000, कितने सालों में? 5 सालों में। तो एवरेज कितना हो गया आपका? 7,000 प्लस 14,000 प्लस 21,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाय 5। हर साल आप कितना कमाते हो? 14,000 जो वो कमाते हो। डिवाइड बाय क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं अलग अलग। इन्वेस्टमेंट, आप ओपनिंग ले सकते हो, आप क्लोजिंग ले सकते हो, आप एवरेज ले सकते हो। जैसे ओपनिंग आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1,00,000 रुपए। क्लोजिंग नॉर्मली जो है वो नहीं लिया जाता है। और एवरेज का मतलब क्या हो गया? शुरुआत में आपने 1,00,000 लगाए और लास्ट में 1,00,000 पूरे के पूरे रिकवर कर लिए, तो डिवाइड बाई 2, मतलब ऑन एन एवरेज आपके कितने रहे? 50,000। तो ओपनिंग या एवरेज में से किसी एक को कंसिडर किया जाता है। और जिसमें भी ये मेथड जो वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक है नहीं, क्योंकि इसको एफएम जो उतना तवज्जो देते नहीं है, तो कभी जो है वो इस तरीके से किया जाता है, कभी इस तरीके से। तो जैसा आंसर दिया जाता है उसके हिसाब से, जैसे 14,000 डिवाइडेड बाय 50,000 वाला ऑप्शन दे रखा है तो 14,000 डिवाइड बाय 50,000 करेंगे। अगर 1,00,000 वाला आंसर है तो उसके हिसाब से। तो ये 28%। सर अगर कोई और दूसरा कोई भी मेथड होता अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो उसमें क्या चेंज होता? तो उसमें देखो चेंज क्या होता, तो वो करता ये चीज। वो क्या करता? वो कहता कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, वो कहता कि इसमें से जो डेप्रिसिएशन लेस किया ना, उसमें एक्चुअल में कैश का तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं सर। हमने कहा कि बात तो सही है। तो ये कहता कि हम क्या करो, इसको वापस ऐड करो। हमने कहा सर ऐड ऐड ही करना था तो लेस क्यों किया? समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? फिर जैसे रील्स वगैरह देखते हो ना, दिल तोड़ना ही था तो मुस्कुरा के बातें क्यों की? वैसे डेप्रिसिएशन अगर तुम्हें वापस ऐड बैक ही करना था तो तुमने पहले लेस क्यों किया था? तो यहाँ समझिएगा, लेस करने का कारण ये है कि डेप्रिसिएशन, चलो उसका तो कोई कैश का पेमेंट नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी इनकम कम होगी, जिसकी वजह से टैक्स कम जाएगा। तो पहले आपको कैलकुलेट करना होगा ताकि टैक्स का अमाउंट जो एडजस्ट जितना जाए वो कैलकुलेट हो, और फिर वापस उसको ऐड कर दीजिए। तो ये वापस ऐड कर दिया आपने 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। तो ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 27,000, ये हो गया 34,000, 41,000, 48,000। ये क्या है? कैश फ्लो। ये क्या है? कैश फ्लो। और एफएम में बाकी सारे मेथड में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अलावा बाकी जो भी मेथड उन सब के अंदर क्या होंगे? ये कैश फ्लो जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ पा रहे हो बात? ये इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाले मेथड को पूरा बुरी नज़र से देखते हैं, पर देखते हैं तो देखते हैं, अपन उसके बारे में ज़्यादा चिंता क्यों ही करें। उसके बाद में ये आते हैं टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये क्या कहते हैं कि भाई देखो, तुम सिर्फ कैश फ्लो की बात मत करो, जो कैश फ्लो है उन सारों को एक जगह पे लाओ और फिर उनको कैलकुलेट करो, तब जाके मजा आएगा और तब जाके सही कैलकुलेशन होगी। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो बता रहे थे क्या था आपका प्रोजेक्ट। हमने कहा देखो, आज जाएंगे 1,00,000 रुपए, फिर पहले साल में जो है वो जाएंगे आपके
पहले साल में आपको मिल जाएंगे 25,000, दूसरे साल में मिल जाएंगे आपको 30,000, तीसरे साल में मिल जाएंगे आपको 40,000, सॉरी 35,000, चौथे में आपको मिल जाएंगे, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा हो सकता है विजिबिलिटी में दिक्कत आए, लेकिन ये जो है काफ़ी सारा पोर्शन है और एक ही पेज पे लिख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। चौथे साल में आपको मिल जाएंगे 30,000 और पांचवें साल में मिल जाएंगे आपको 25,000। या एक काम करते हैं ना, कंजूसी क्यों ही करते हैं। चलो अभी तो कर दिया है यार इसको, चलो छोड़ो, इसके बाद में देखेंगे। ये सारी बातें जो है वो हो रखी है कि भाई 0 ईयर के अंदर 1 लाख जाएंगे, फिर पहले साल में 25,000 आएंगे, फिर 30,000 आएंगे, फिर 35,000 आएंगे, फिर 30,000 आएंगे और 25,000 आएंगे। तो ये कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे तो इनकी, ये तो क्या है, इनकी उस टाइम में वैल्यू है, जबकि इनकी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, प्रेजेंट वैल्यू। हमने कहा कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा 1 साल बाद में, 1 पैसा 2 साल बाद में, 1 पैसा 3 साल बाद में, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद आपको 20,000 मिलेंगे, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से 20,000 मिलेंगे, उसकी जगह आज अगर आपको 18,181 रुपये मिल जाए, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो भी बराबर ही है, क्योंकि 18,181 जमा करवा दो 1 साल बाद, बैंक वाला 20,000 दे देगा। तो 1 साल के 20,000 और आज के 18,181 बराबर है, 1 साल के 20,000 और आज के 20,000 जो वो बराबर नहीं है। तो ये कहता है कि ये जो पैसा पड़ा है वो कब पड़ा है, 1 साल बाद। तो इसकी पहले क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल में हमने माना है कि भाई जो रेट है वो मान लीजिए, रेट जो वो हमने क्या माना था, 10% माना था, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस केस के अंदर ये तो आज ही की वैल्यू है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने पहले ही कहा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मेथड जो आपने यहाँ दोनों पढ़े हैं ना, जो ये तीनों मेथड ट्रेडिशनल के अंदर, पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये वाहियात और बेकार मेथड में माने जाते हैं एफएम में। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू जो वो एफएम कहता है बिल्कुल बेसिक है, उसके बिना तो आप जो भी करते हैं वो सही नहीं है। ये जो है 1 साल बाद 25,000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1.1। 30,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2। 35,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। 30,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 4। 25,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 5। ठीक है, तो ये कितना बचा, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 लाख ये माइनस का था, ये हो गया 22,727। ये हो गया आपका 24,793, 1 2 3। ये हो गया आपका 26,296। 30,000, 1 2 3 4। ये हो गया आपका 20,490। 1 2 3 4 5। ये बचा आपके 15,523। प्लस वाले सारे टोटल करें, 22,727 प्लस 24,793 प्लस 26,296 प्लस 20,490 प्लस 15,523। ये आपके बनते हैं टोटल इनका 1,09,829, जिसमें से 1 लाख अगर लेस करते हैं तो आपके बचते हैं 9,829। तो मतलब आपका क्या हुआ कि 9,829 रुपये नेट बचते हैं, ब्याज वगैरह सब हटाने के बाद में। तो इसे हम क्या कहते हैं,
नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब ब्याज वगैरह हटाने के बाद में अगर ये प्लस का बचता है, इसका मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है, इतना पैसा हमारा नेट बचेगा ब्याज वगैरह सब हटाने के बाद में, तो उस प्रोजेक्ट को तो हम करते हैं सेलेक्ट, अदरवाइज हम करते हैं रिजेक्ट। ये मेथड कौन सा हो गया आपका, एनपीवी मेथड। आईआरआर क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये उसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से कहता है। ये अलग तरीके से कैसे कहता है, जैसे ये कोई प्रोजेक्ट है जिसमें ये 0 1 2 3 4 5, 1 लाख, 25,000, 30,000, 35,000, 30,000 और 25,000। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है कि ब्याज काटने के बाद कितना बचता है, जबकि ये क्या कहता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितने परसेंट रिटर्न देता है। जो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे उसके लिए आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। अब आईआरआर है क्या, आईआरआर वो रेट है जिससे क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाए, मतलब कि ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितना परसेंट जो कमा रहे हैं, समझिएगा। ये कहता है, हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, उसने कहा साइड में रखो थोड़ी देर, इसको छोड़ो। हमने कहा ठीक भाई छोड़ा। वो कहता है कि आप रेट कैलकुलेट करो कि कितने परसेंट रिटर्न देते हैं। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो इसके लिए आपको तुक्के मारने पड़ेंगे। हमने कहा कैसे, कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो आप 10% के हिसाब से। हमने कहा ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है, तो उन्होंने कहा कॉपी मार लो। हमने कहा ये लो कॉपी मार लिया, ये 10% के हिसाब से, तो ये डाटा आए थे। कॉपी हो नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। 1,22,727, 24,793, 26,296, 20,490, 15,523। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई थी, 9,829। तो क्या 9,829 से मतलब ये क्या कह रहा है कि वो रेट जिससे एनपीवी 0 आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि इतने परसेंट हम कमा रहे हैं। क्वेश्चन पूरा करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो देखो 10% से तो एनपीवी क्या आ रही है, प्लस आ रही है, तो 10% से तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमारी प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो रेट को क्या करना होगा, अगर ये वैल्यू कम करनी है तो हमें क्या करना होगा, रेट जो क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, ताकि इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा हो और ब्याज का, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा हो और मूल जो है वो कम हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो कम हो, ताकि कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम हो और हमारे बराबर बैठे। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू एट 15% कैलकुलेट करते हैं। ये तो 1 लाख का 1 लाख ही होगा, ये कितना हो जाएगा 1.15 के हिसाब से। तो मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, 25,000 डिवाइड बाई 1.15 एक बार करेंगे, एक साल के अंत में ये कितना बचा, 21,739 रुपये। एक दो, ये बचा आपका 22,684, 35,123, इसका बचा 23,013, 30,001 2, 22,684,
25,000, 1 2 3 4 5, ये हो गया 12,429। ये मैंने गलत लिखा है ना, कितना है? 30,000 है, 30,000, 1 2 3 4, ये आ रहा है आपका 17,152। तो टोटल करें अगर, ये माइनस का बाकी प्लस के, 21,739 प्लस 22,684 प्लस 23,013 प्लस 17,152 प्लस 12,429, ये हो गए 57,000 माइनस 1,00,000। तो एनपीवी आपकी आ रही है माइनस की 2983 माइनस की। सर तो कैसे करें? देखो 10% से एनपीवी आ रही है प्लस की और 15% से आ रही है माइनस की। तो रेट जो क्या है 10% से 15% के बीच में। हमें एनपीवी क्या चाहिए थी? 0 चाहिए थी। अब समझिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। 10% से आपकी एनपीवी क्या आ रही है? प्लस की 9829। क्लियर है? और 12% से आपकी कितनी आ रही है? माइनस की 2983। हमें चाहिए, सॉरी 12% नहीं, 15%। और रिक्वायर्ड एनपीवी कितनी है? रिक्वायर्ड एनपीवी कितनी है हमारी? 0 है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखो यहाँ क्या हुआ, रेट कितने से बढ़ी? 5% से। तो ये आपकी एनपीवी में क्या चेंज आया? एनपीवी 9,829 से घट के पहले तो 0 तक आई, तो 9,829 का गैप आया, और फिर 2,983 माइनस में और चली गई, मतलब कि टोटल आपका 2,983। तो टोटल आपके एनपीवी में चेंज कितना आया? एनपीवी में आपका चेंज आया 12,812। अब समझिएगा 5% रेट में चेंज और 12,812 12,812 का किस में चेंज आ गया? आपका एनपीवी में चेंज आ गया। अब समझिएगा हमें एनपीवी में चेंज करना कितना था? हमें 9,829 से 0 तक पहुंचना था। तो हमें एनपीवी में चेंज करवाना कितना था? 9,829 का चेंज करवाना था। तो उसके लिए हमें रेट में कितना चेंज करना चाहिए था? तो हम क्या कहेंगे, 5 का चेंज आ जाता है 12,812। तो 9,829 के लिए कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 12,812 इंटू 9,829। तो हमें रेट में कितना चेंज करना चाहिए था? 3.83। मतलब कि 10% से हमारा रेट कितना हो जाना चाहिए था? 10 प्लस 3.83 मतलब कि 13.83। जिसको इस तरीके से समझना हो उस तरीके इस तरीके से समझ लें। और किसी को लगता है कि नहीं इस तरीके से तो ये तो इतना कौन समझेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट क्या हो रहा है भाई? दोबारा लिख देते हैं, ये अगर जिद पे ही आ गया तो लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू रेट डिफरेंस। क्लियर है? मतलब लोअर रेट कितनी थी? 10% थी, मतलब 0.10 प्लस एनपीवी एट 9829 लोअर रेट पे
9829 माइनस माइनस के 2983 इंटू रेट का डिफरेंस कितना था 10 से 15.05। इस फॉर्मूले से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। सर अब ये जो आंसर आया है इसका मतलब क्या है समझिएगा। आपकी रेट आपने कैलकुलेट की जो कितनी आई है 13.83। ये जो 13.83 आई है इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें 13.83% से रिटर्न देगा। अब अगर हमारी कॉस्ट लगती है 14% 15%, तो हम 14% पे पैसा ला रहे हैं, 13.83 कमा रहे हैं, तो हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.83 से कम है, मान लीजिए जैसा इस केस के अंदर है कि 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि हमने 10% पे पैसा लाया है और हम कमाएंगे उस पर 13.83, तो 3.83 का अपना फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली धंधा क्या है कि चीज लेके आना सस्ते में और ज्यादा में बेचना। तो पैसा लेके आना, यहाँ बात कर रहे हैं हम पैसा लेके आना सस्ते में और उससे ज्यादा कमा लेना। समझ पा रहे बात? ताकि उसका ब्याज चला जाए, बाकी फिर अपने पास भी कुछ बच जाए। तो ये सारी चीजें है भाई, समझ पा रहे बात? इसके बाद में आता है मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न आने का पहली बात तो समझिएगा कारण क्या था। आईआरआर जो होता है ना उसकी एक एजम्पशन होती है, हम इसको थ्योरी में और पढ़ेंगे अच्छे से। अभी ज़्यादा हो रहा है टाइम तो अपन आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट के अंदर आईआरआर जो है मॉडिफाइड आईआरआर वगैरह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, समझ समझ के पढ़ें। इस तरीके से बिल्कुल रटने वाले रट्टू तोते ना बने, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आए, आगे आपको उसका मज़ा आए, फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।